हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस क्लासेस। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन की। इससे जो प्रीवियस सेशन था प्रैक्टिस के लिए वो आप आई बटन पर देख सकते हैं अगर नहीं देखा है तो, और आप देख चुके हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर तो आज नेक्स्ट सेशन रख रहे हैं और नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे, थोड़े अच्छे क्वेश्चन लेंगे और अप लेवल का। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स। तो डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है और डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन में आपको क्या लिखा हुआ है कि एक लिमिट इन्फिनिटी है, तो आप समझ पा रहे होंगे। और जैसे ऑप्शन है डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी, कन्वर्जेस कन्वर्जेस, तो इस टाइप से लिखा है। इसका क्या मीनिंग है कि ये क्वेश्चन जो है रिलेटेड टू इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, और इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी कौन सा, फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा। कैसे होगा देखिए, उसमें क्या था फर्स्ट काइंड में कि या तो दोनों लिमिट माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाए इस टाइप से, या फिर कोई एक लिमिट इन्फिनिटी हो। ये आपने देखा था फर्स्ट काइंड में। अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर एक बार आप वो वीडियो देख सकते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल वाला। तो बात करते हैं इसकी आगे कि अब करना क्या है कि डाइवर्जेस कन्वर्जेस। इसका मीनिंग ये है कि आप इस इंटीग्रल को आप सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद जो भी आपका रिजल्ट आएगा फाइनाइट आएगा, तो मतलब कन्वर्जेस टू किसी भी फाइनाइट नंबर पे, या फिर डाइवर्ज करेगा मतलब वो सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है तो वो कहाँ, मतलब इनफाइनाइट आएगा उसका रिजल्ट या माइनस इन्फिनिटी आएगा, तो उसको कह रहे हैं डाइवर्ज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में करना क्या है देखिए, एक्स लॉग एक्स लिखा है, तो आपको करना क्या है, सब्सटीट्यूशन यूज करना होगा। और ये देखना है कि क्या सब्सटीट्यूशन यूज करें ताकि डिफरेंशिएशन करने पर मुझे कुछ बेनिफिट हो, ये सोचते हुए करना है। मतलब अगर मैं जैसे log x का सब्सटीट्यूशन करता हूं तो log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/x होता है, और यहां अगर आप देखेंगे तो 1/x मुझे दिख भी रहा है। तो सिंपली क्या करते हैं, log x को t रख लेते हैं। log x को मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूं t, ठीक है। log x को t सब्सटीट्यूट किया तो 1/x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x का हुआ dx और dt, ठीक है। तो dx/x यहां से क्या आ गया, dt, और लिमिट की इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज करना ना भूलें आप। तो log 2x यानी लोअर लिमिट डिसाइड करेंगे, यानी कि जो लोअर लिमिट है इंटीग्रल में 2 है, तो log 2, तो लोअर लिमिट हो गई आपके पास log 2, क्योंकि t की वैल्यू आएगी log 2, और अपर लिमिट log इन्फिनिटी। log इन्फिनिटी क्या होगा, अब आपको यहां पर log का ग्राफ अगर ध्यान है, इसकी भी हमने बात की थी, इस टाइप का log का ग्राफ आता है। तो log इन्फिनिटी मतलब ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो x अगर इन्फिनिटी पे जा रहा है तो y भी हमें इन्फिनिटी अप्रोच करता हुआ दिख रहा है, ठीक है, ग्राफ से। इसकी मैं बहुत बात कर चुका हूं पहले भी। तो अभी क्या है, यहां पर यूज करते हैं डायरेक्टली x इन्फिनिटी, तो log इन्फिनिटी हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो गया, यानी log 2 से इन्फिनिटी इसकी लिमिट हो गई, और dx/x को आप dt रख लेंगे डायरेक्ट, और dt/t हो जाएगा, करेक्ट, dt/t हो गया। अब आपको करना क्या है, dt/t हो गया सिंपली, तो इसका इंटीग्रल करना है हमें, ठीक है। dt/t का इंटीग्रल क्या होगा, log t होगा, log t, और आपको लिमिट रख देनी है log 2 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक। अब आप अपर लिमिट रखेंगे तो आएगा log इनफाइनाइट माइनस log ऑफ log 2। तो अब क्या होगा देखिए, log इन्फिनिटी क्या होगा फिर से, यानी इनफाइनाइट आ गया, और माइनस ये कोई भी एक फाइनाइट नंबर आएगा। तो log 2 अगर मैं ले भी रहा हूं, मान लीजिए ऐसे इस तरीके से, log 2 0.3 होता है, और 0.3 का log लेंगे तो नेगेटिव नंबर आता है। ये आपको पता होगा, log में जब भी नंबर लेस देन 1 होगा, ये नंबर लेस देन 1 आएगा तो log का रिजल्ट नेगेटिव आता है। तो ये नेगेटिव आया और नेगेटिव पॉजिटिव हुआ, तो इनफाइनाइट में कोई पॉजिटिव नंबर ऐड हुआ या इनफाइनाइट में से कुछ सब्ट्रैक्ट भी हुआ, log ऑफ 0.3 सब्ट्रैक्ट हुआ या फिर ऐड हुआ इसके वैल्यू, तो फाइनल रिजल्ट विल बी इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट अगर रिजल्ट आ रहा है हमारा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इंटीग्रल है ये डाइवर्ज करेगा, ये जो इंटीग्रल है वो डाइवर्ज करेगा। और डाइवर्ज ऑप्शन देखिए, अब डाइवर्ज में डाइवर्जेस टू इनफाइनाइट माइनस इन्फिनिटी नहीं आ रहा है तो इनफाइनाइट है ना, ये आंसर आपका हो जाएगा ए, डाइवर्जेस टू इनफाइनाइट। तो इसमें देखिए आंसर तो आपने निकाल लिया, बट सीखने वाली बात थी क्या, यहाँ पर क्या क्या हमें सीखने को मिला कि लॉग के बारे में हमें पहले पता होना चाहिए। ये चीज़
कि log इन्फिनिटी इन्फिनिटी, अगर आपको log 0 पूछा जाता कहीं पे तो माइनस इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो ये सब बात आपको log के बारे में पता होना चाहिए। और फिर एक सब्सटीट्यूशन ये आ जाएगा, आपको अभी तक समझ में आ गया होगा मैंने log x को ही t क्यों रखा है, ताकि हमें 1/x उसका डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। और एक चीज़ और, लिमिट्स आप चेंज करना ना भूलें, बस जल्दबाजी में हो जाता है, हम जल्दी जल्दी यही लिमिट रख देते हैं 2 से इनफाइनाइट। कभी कभी क्या होता है आंसर आ जाएगा, बट इस केस में आ सकता था अगर आप गलती से भी 2 से इन्फिनिटी रखते तब भी आंसर आपका सही आता, बट ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए कि आप लिमिट चेंज करना भूल गए। सब्स्टिट्यूशन तो किया बट चेंज नहीं की लिमिट्स, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। द टोटल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स where x and y are connected by the relation x square plus xy plus y square is equals to 1 is, और 4 आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। मतलब सबसे पहला तो ये वर्ड है टोटल डेरिवेटिव। टोटल डेरिवेटिव क्या होता है? टोटल डेरिवेटिव बोलो या फुल डेरिवेटिव बोलो, या आप जिसको d के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ना, dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी टी, कैप मतलब डी, दो नहीं डी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टोटल डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या लिखा है, द टोटल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा वो हमें बताना है जब एक्स और वाई का रिलेशन हमें दिया हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यू मान लेता हूं मैं एक्स स्क्वायर वाई को, ये मतलब हुआ। अब इसके बाद हमें करना क्या है, डी यू बाई डी एक्स फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हमें पता करना है। बट आप देखेंगे तो u जो है वो x और y पर डिपेंडेंट है, तो आपको यहां पर पार्शियल डेरिवेटिव यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए मैंने एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की बात की थी जब हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ा था। तो उसमें करेंगे कैसे, देखिए इसको मैं उस तरीके से सेट करने की कोशिश करता हूं जैसे हमने वहां सीखा था कि u एक फंक्शन है जो कि x और y पर डिपेंडेंट है, ठीक है। अब इसके आगे आपको यहां से समझ में आ रहा होगा कि x और y भी आपस में डिपेंडेंट तो है, बट कैसे हैं। देखिए आप अगर चाहें तो यहां से हमें y की डिपेंडेंसी मिल सकती है इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है, या x भी निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ y, दोनों चीजें कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, कुछ y जो होगा वो x पर डिपेंडेंट होगा ऐसा समझते हैं, और x तो x है ही, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमें चाहिए क्या है, डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स। तो आपको लिखना क्या होगा, अगर आपको डी यू बाई डी एक्स निकालना है तो इसका मतलब हुआ डो यू बाई डो एक्स। ये बात कर चुके हम पहले हम यहां से जाएंगे फिर ये, और दो पॉसिबल पाथ है, ठीक है। डो यू बाई डो एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। मैं फुल डेरिवेटिव यहां क्यों लिख रहा हूं ये आप समझ गए होंगे। dx बाई डी एक्स क्यों लिख रहा हूं, देखिए क्योंकि इसमें क्या है, यहां पर तो एक ही वेरिएबल है, अगर एक से ज्यादा वेरिएबल होते तो मैं पार्शियल यूज करता यहां पर। इसको देखिए डो यू बाई डो वाई, और यहां आएगा डी वाई बाई डी एक्स। इतना क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से आपको। अब एक एक टर्म जो लिखा है मैंने यहां पर उसको इवेल्युएट करेंगे। तो डो यू बाई डो एक्स, तो डो यू बाई डो एक्स अगर आप इवेल्युएट करने जाएंगे तो ये जो फर्स्ट रिलेशन है एक्स स्क्वायर वाई, यहां से मिल जाएगा डो यू बाई डो एक्स, तो वो आएगा हमारे पास कितना 2xy, क्योंकि एक्स स्क्वायर का होगा डिफरेंशिएशन, वाई एज अ कांस्टेंट रेट होने वाला है। और डो यू बाई डो वाई चाहिए अगर आपको, तो डो यू बाई डो वाई आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि सिर्फ वाई का टर्म है यहां पर। ये भी क्लियर हुआ। dx अपॉन डी एक्स तो 1 हो गया, dy बाई डी एक्स बस आपको निकालना है, उसके लिए ये रिलेशन दिया हुआ है। dy बाई डी एक्स एक टास्क हो सकता है आपके लिए कि कैसे निकालेंगे, तो बात करते हैं उसकी हम। तो इसमें करते क्या है, तो ये तो क्लियर हो गया। यहां पे मैं लिख रहा हूं इसको कि dy बाई डी एक्स आप कैसे निकालेंगे। मतलब क्या हुआ कि y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, बस इतना आपको करना है। तो देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हुआ क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, प्लस x इंटू वाई है, तो यहां पर आपको क्या करना है, यू वी रूल लगा सकते हैं एक्स वाई में। तो x आपने एज इट इज रखा और y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना हुआ, dy बाई डी एक्स हुआ, प्लस
y एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो ये y आ गया यहाँ पर, प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो ये कितना हुआ देखिए 2y और y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, क्योंकि 1 कांस्टेंट है तो 0 कर दिया। यहाँ से आप dy बाई डी एक्स फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो 2x और y ये जो टर्म है इनको राइट साइड शिफ्ट करेंगे और dy अपॉन dx को आप कॉमन ले लेंगे इन दो टर्म से। dy अपॉन dx को आपने कॉमन लिया तो आया आपके पास x प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस टाइम्स 2x प्लस वाई, इतना आ गया आपके पास, ठीक है। और dy बाई डी एक्स यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स मेरे पास कितना आएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y, ठीक है, ये आ गया। सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली, dy बाई डी एक्स आ गया, डो यू बाई डो एक्स आ गया, डो यू बाई डो वाई आ गया, तो वापस आप क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे और आपका रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ से देखिए एक बार और मैं बता देता हूँ कि x के रिस्पेक्ट में y को मैंने यहाँ पर कैसे डिफरेंशिएट किया। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, 2x आया, x इंटू वाई में मैंने u इंटू वी रूल लगाया, तो फर्स्ट एज इट इज रखा टर्म, सेकेंड का मैंने डिफरेंशिएशन किया y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, प्लस y को मैंने एज इट इज रखा x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हुआ, प्लस y स्क्वायर का कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में तो 2y, और फिर y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यही चीज़ बस थोड़ी सी आपको लग रही होगी कि हाँ कैसे किया जाएगा, इसको आप समझ लेंगे तो आगे भी आप बना सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? अब आगे लिखते हैं, इन वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करते हैं और डी यू बाई डी एक्स का रिजल्ट हम फाइंड करते हैं। तो डी यू बाई डी एक्स जो आएगा, डो यू बाई डो एक्स आपने लिखा 2xy, डी यू बाई डी एक्स जो आ रहा है वो है 2xy इंटू 1 है ये तो, प्लस डो यू बाई डो वाई कितना है, एक्स स्क्वायर है आपके पास, ठीक है, और क्या है डी वाई बाई डी एक्स ये है, यानी माइनस टाइम से, तो मैं इस प्लस को माइनस कर लेता हूँ यहाँ पर और इसको मैं लिख लेता हूँ 2x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y, ठीक है। तो यानी कि रिजल्ट आ गया 2xy माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो अगर आप मैच कराएंगे तो आपके पास ए ऑप्शन मैच कर जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई है और यहाँ देखिए वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई है और ये भी टर्म्स अलग अलग हैं, तो ए ऑप्शन परफेक्टली मैच होता है, तो ए विल बी द रिजल्ट, ठीक है। बट इसमें जो जानने वाली बात थी वो यही थी कि आप इसको डिफरेंशिएट करके डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर पाते हैं या नहीं, ठीक है। बाकी डो यू बाई डो एक्स और डो यू बाई डो वाई तो आसान है, और वो जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन था कि हमें कैसे लिखना है उस एक्सप्रेशन को डी यू बाई डी एक्स को, वो ज़रूरी था, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 मिन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देख के पहली बात तो ये चीज़ एक नई दिखी, ये मिन क्या है, तो मिन ना मिनिमम है, यानी मिनिमम ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स, ठीक है, इसका मतलब है मिनिमम। ये दो ऑपरेशन होते हैं, एक मिनिमम और एक मैक्स ऑफ समथिंग, 2 या 3 या 4 भी हो सकते हैं कर्व, तो उनका मैक्सिमम और मिनिमम तो बात करेंगे हम। पहले इसकी बात करते हैं मिनिमम। अब इसमें क्या है, मिनिमम ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसको पहले में पता करना पड़ेगा कि ये फंक्शन आखिर है क्या, तभी तो इंटीग्रेशन करेंगे। मतलब इंटीग्रेशन का क्या कि एरिया निकालेंगे इस लिमिट में, तो इसको देखते हैं पहले। इसमें क्या है देखिए कि अगर आपने क्या ड्रॉ किया साइन एक्स और कॉस एक्स, ठीक है, तो आपको क्या करना है, साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अगर मैं बनाऊं, पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं, इस टाइप से साइन एक्स का ग्राफ आता है, आपको पता है ये चीज़, और इसके पॉइंट भी पता है सारे, ये 0 हुआ और ये पॉइंट पाई हुआ, साइन पाई 0, ये पॉइंट पाई बाई 2 हुआ। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये पॉइंट पाई बाई 2 हो गया, यहाँ पर 3 पाई बाई 2 आता है, ठीक है।
एक पीरियड में ड्रॉ कर लिया मैंने 3π/2 और ये 2π का पॉइंट हो गया। क्लियर? और ये वैल्यूज भी आपको पता है, ये वैल्यूज 1 होती है, sin π/2 1 होता है, और ये वैल्यूज भी आपको पता है, यहाँ पर ये -1 होता है। ठीक है, sin 3π/2। तो साइन के बारे में इतना नॉलेज आपको, ये बेसिक नॉलेज है, ये पता होगी। और नहीं भी पता है तो यहाँ से आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब बात करते हैं cos x की। तो cos x का ग्राफ पहले हम अलग से बनाते हैं। cos x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। अगर मैं cos x का ग्राफ यहाँ ड्रॉ करूँ तो cos x का जो ग्राफ है ये, ठीक है, cos x का ग्राफ ना 0 से शुरू होता है, मतलब 0 पर 1 होगा। cos 0 1 होता है ना, ये 0 पॉइंट है तो ये इस तरीके से शुरू होगा, इस टाइप से कुछ। ठीक, तो cos 0 ये 1 होता है, और cos π/2 ये π/2 होता है। ठीक है, cos π/2 0 होता है। फिर ये आएगा पाई, तो cos पाई आपको पता है -1 होता है, ये पॉइंट -1 है और ये +1 है। क्लियर? तो इस टाइप का cos x का ग्राफ होता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये cos x है, ये x, और अगर यहाँ ये x है तो ये आपका sin x का ग्राफ है। इतना क्लियर हुआ। बट इन्होंने क्या बोला है कि मिनिमम ऑफ sin x एंड cos x, और इन द रेंज 0 से π/2, 0 to π/2 में इन दोनों कर्व में क्या मिनिमम कर्व बनता है। मिनिमम का मतलब है अगर मैं इन दो कर्व को एक दूसरे के ऊपर देखिए ओवरलैप करके बनाता हूं, मतलब इसी एक्सिस में मैं कॉस का ग्राफ बना रहा हूं, तो कॉस का ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा तो वो किस तरीके से आएगा, तो वो इस तरीके से आएगा, देखिए कुछ इस टाइप से, ऐसा। ठीक है, मतलब इस टाइप से कट करते हुए जाएगा। तो अगर आप देख पा रहे हैं इस चीज को कि ये कॉस पाई है और कॉस पाई पर साइन, सॉरी पाई है ये पॉइंट, साइन 0 होता है और कॉस -1 होता है, तो इस टाइप से कर्व आएगा, तो यहाँ ये -1 से इस टाइप से पास होगा। ठीक है, और फिर ये कट करते हुए आगे बढ़ जाएगा, मतलब ये पॉइंट एक ही है, -1 ये एक ही में आते हैं, थोड़ा सही से ड्रॉ नहीं हुआ, इस टाइप से अगर आप देखें तो। ठीक है, अब हमारा क्या काम है, हमारा काम जो है वो है 0 से π/2 में। तो 0 से π/2 में अगर इसको सॉलिड लाइन से बना देता हूं तो 0 से π/2, ये π/2 पॉइंट है यहां पर, और ये 0 पॉइंट है, और इसका मिनिमम बनाना है, इस कर्व, इन दोनों कर्व का मिनिमम। तो मिनिमम का मतलब होता है कि जो डाउन वाला पोर्शन होता है ना, डाउनवर्ड जो भी पोर्शन बनेगा, यानी दो कर्व का एक तो अपवर्ड पोर्शन मैक्सिमम जितना आ रहा है और एक डाउनवर्ड कर्व, मतलब ये वाला पोर्शन, इसकी बात कर रहा हूं, ये यहां से लेके और ये इतना पूरा। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे कि मैं किस कर्व की बात कर रहा हूं। ये होगा मिनिमम, ये जो मैंने इस तरीके से डॉटेड लाइन कर दिया इधर ऐसे, ये आपका होगा मिनिमम ऑफ sin x, cos x। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, अगर आपको इसको इंटीग्रेट करना है, मतलब आपको ये रीजन फाइंड करना है, ये पूरा ये रीजन फाइंड करना है, और ये रीजन फाइंड करना है अगर आपको, तो इसके लिए आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए। कौन सा पॉइंट पता होना चाहिए? ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट क्या होगा, इसको देखना है, ये वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। तो इस पॉइंट की अगर मैं बात करने जा रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट पता है तभी तो इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे। तो ये पॉइंट देखिए sin x और cos x के इंटरसेक्शन से मिलता है, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं। ठीक है, और हमें क्या करना है, x एक्सिस पे इंटीग्रेशन करना है, मतलब x की लिमिट हमें लिखनी है सारी। तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा sin x और cos x का इंटरसेक्शन। तो sin x और cos x को अगर आप सॉल्व करेंगे तो कब वो इक्वल आते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सेम वैल्यू मिलेगी, यहां पर कोई एक वैल्यू मिलेगी जो इस पॉइंट पर होगी, और जो sin x के लिए भी होगी और cos x के लिए भी होगी। सिंपल सी बात है, sin x इक्वल टू cos x कब होता है, π/4 पर, 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री पर होता है, तो ये पॉइंट π/4 हुआ। ये आपको पता है, sin π/4 हो या cos π/4 हो, 1/√2 होती है वैल्यू, 1/√2 लिखिए या 0.707 लिखिए, एक ही बात है। अब आपको इंटीग्रेट करना है सिंपली। तो इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन आप कैसे लिखेंगे इसमें, देखिए 0 से लेकर, ये रेड वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं, 0 से लेकर π/4 तक इस कर्व को, रेड कर्व क्या है, sin x है, तो 0 से लेकर π/4 तक आप sin x को इंटीग्रेट करेंगे, sin x dx,
प्लस इंटीग्रल, और किसको इंटीग्रेट करेंगे, ये ब्लैक कर्व। ब्लैक कर्व कहां से कहां तक है, π/4 से लेकर π/2 तक, और वो ब्लैक कर्व है कौन सा, cos x का कर्व है। π/4 से लेकर π/2 तक cos x dx का इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये आया एक्सप्रेशन आपका इंटीग्रेशन का। अब तो बिल्कुल आसान है, अगर आपको ये लिख के देता कोई डायरेक्टली तो आप कर लेते, बट ये लिख के दिया तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो sin x का आप इंटीग्रल करेंगे तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x होता है, ठीक है, माइनस cos x, और आप लिमिट रखेंगे 0 से लेकर π/4, प्लस cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, और इंटीग्रल की लिमिट है π/4 से लेकर π/2, ठीक है, माइनस कुछ नहीं था, π/4 से π/2, और इंटीग्रेशन अब आपने कर दिया, लिमिट आप पुट करेंगे तो cos π/4 हो गया 1/√2, माइनस cos 0 हो गया 1, ये माइनस मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पर ये माइनस बाहर है, और यहाँ पर sin π/2 ये हो गया 1 माइनस 1/√2, ठीक है। इतना अगर क्लियर हो गया आपको, इसके आगे मैं इधर लिख रहा हूँ, तो कुछ नहीं है, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1/√2 प्लस 1 आएगा, माइनस 1/√2 प्लस 1, और अगला टर्म है 1 माइनस 1/√2, ये, ठीक है, 1 और 1 ये हो गया 2, और ये माइनस और माइनस ऐड होंगे तो ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस ही है, -2/√2, 2 टाइम्स हो जाएगा ये, और √2 को आप लिख सकते हैं 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस √2, ठीक है। और √2 आपको पता है 1.41 होता है, 2 माइनस क्या हो गया ये, 2 माइनस 1.41, तो इसका रिजल्ट आप लिख सकते हैं, कितना आएगा ये माइनस करने के बाद, 0.59, ठीक है, 0.59 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब है क्या इसमें, सीखने वाली बात क्या थी, मिनिमम फंक्शन आप जानते थे या नहीं जानते थे, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पहले से अगर आप जानते थे तो भी बताएंगे, और आपने सीखा तो प्लीज़ एक बार जरूर बताएं कमेंट में कि हाँ आज हमने मिनिमम फंक्शन के बारे में जाना। एक तो ये नया पॉइंट हुआ। अब कैलकुलेशन तो ठीक है, इंटीग्रेशन आपको एरिया पता चल गया, कैसे निकाला था, लिमिट ब्रेक कैसे करनी थी ये भी पता चल गया। अब बात करते हैं, ये तो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब मैक्सिमम क्या होगा, अगर मैं इसी क्वेश्चन में मैक्सिमम ऑफ sin x, cos x इंटीग्रल दे देता, ठीक है, तो ये आपका काम होगा कि इसका आंसर क्या आएगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप, ठीक है। और कर्व मैं आपको बता देता हूं, कर्व क्या होगा, कर्व ये होगा, ये तो आपने क्लियर कर लिया। अब मैं उस कर्व को बना रहा हूं मैक्सिमम वाले को, तो मैक्सिमम ना ये होगा, ये सब हटा दिया, π/2 तक, ठीक है, बस ये π/2 है, ये होगा मैक्सिमम, बस ये वाला यहां तक, बस π/2 तक, ठीक है। तो ये एरिया आपको इवेल्युएट करना है, ये पूरा, ठीक है। तो इसको आप इवेल्युएट कीजिए, और किस तरीके से लिमिट इसी पॉइंट से ब्रेक होगी, तो क्या आंसर आएगा वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और मैक्सिमम ना अपर पोर्शन होता है और मिनिमम लोअर पोर्शन होता है, ठीक है। आई होप कि ये एग्जांपल आपको समझ आया होगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ डबल इंटीग्रल 0 से 1 एंड y से 1 x² प्लस y² sin x dx dy इक्वल्स टू इंटीग्रल, फिर से डबल इंटीग्रल 0 से 1 a to b x² प्लस y² इंटू साइन एक्स dx dy, देन, ठीक है। फिर 4 ऑप्शन है a और b के बारे में। मतलब क्या है कि अगर ये इंटीग्रल इसके बराबर है तो ये लिमिट्स क्या होंगी, यहां से क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये जो क्वेश्चन है वो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पर बेस्ड है, कि इन्होंने क्या किया है, लिमिट को चेंज किया है। मतलब यहां पर क्या है, x लिमिट्स दी हुई हैं, ये आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये y इन्वॉल्व है यहां पर लिमिट में, तो x की लिमिट है, ये सारी ये x लिमिट्स हैं, और इधर ये y लिमिट्स हैं, ठीक। तो इन्होंने अब ये क्या करवाना चाहते हैं कि यहां पर आप y लिमिट पहले बनाइए, ठीक। y लिमिट मतलब x के टर्म्स में होगी, तो ऑप्शन देखिए आप सारे x के टर्म्स में दिए, a x हो सकता है या bx, जो भी है। मेन है कि आपको करना क्या है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट था उसको आपको रिकॉल करना है। हम करते क्या थे उसमें, हम करते ये थे कि जो भी क्वेश्चन दिया है, जैसे ये दिया है हमें, इसमें हम x लिमिट डिसाइड करते थे और y लिमिट, तो ये आपको पता चल गया है। x लिमिट मतलब x इक्वल्स टू क्या क्या है हमारे पास, x लिमिट से आपके पास y और 1, y से लेकर 1 तक, और y लिमिट क्या है
वाई लिमिट्स अगर आपको पता है तो ये है 0 से लेकर 1 तक। हम इनको ड्रॉ करते थे और ड्रॉ करते थे, फिर स्ट्रिप वाला जो चीज़ हम पढ़ते थे, जो कॉन्सेप्ट था स्ट्रिप का, कि एक्स लिमिट पहले लिखी है, मतलब इन्होंने इस इंटीग्रल में हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहा होगा, तभी तो ये लिखी है लिमिट। फिर हमें क्या करना है, उस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को हमें क्या चेंज करना है, वर्टिकल स्ट्रिप में लेकर फिर y की लिमिट डिसाइड करनी है कि y लिमिट्स क्या होंगी। ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं पहले x इक्वल्स टू वाई, ये लिमिट्स को ड्रॉ करते हैं। x इक्वल्स टू वाई, तो इसको हम बनाते हैं x इक्वल्स टू वाई क्या होगी, एक लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, इस टाइप से पासिंग थ्रू ओरिजिन एक लाइन हो गई x इक्वल्स टू वाई, और x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 क्या है, एक ऑर्डिनेट है जो 1 से पास हो रहा है, x की वैल्यू जहां पर 1 है ये, और अगर x1 है तो इस पॉइंट पर x1 है तो y भी 1 होगा, क्योंकि ये लाइन की इक्वेशन है, इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स टू x। ठीक है, या x इक्वल्स टू वाई की बात है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मैं लिख ही देता हूं x इक्वल्स टू वाई, कंफ्यूज ना हो आप। ये अब हुआ क्या, y की लिमिट आपको पता है 0 से 1, मतलब y जो है वो 0 से और 1 तक, ठीक, इसी पॉइंट तक, ये 1 तक। ठीक है, इन्होंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली थी, हमें वर्टिकल स्ट्रिप लेना है, और ये मैंने वर्टिकल स्ट्रिप यहां पर एज्यूम कर ली डाउन टू अप इस टाइप से, जो कि स्टार्ट होती है एक्स एक्सिस से। ये मेरा एक्स एक्सिस है और लाइन तक जाती है ये स्ट्रिप। तो अब यहां से लिमिट डिसाइड कैसे होगी, ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं लिख रहा हूं मुझे y लिमिट डिसाइड करनी है, ठीक है, पहले y लिमिट यानी कि वर्टिकल स्ट्रिप ले ली, मतलब y लिमिट डिसाइड होगी पहले तो 0 से लेकर और इस पॉइंट तक, तो यानी इस पॉइंट मतलब इस लाइन 0 से स्टार्ट हो रही है, x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, 0 से स्टार्ट होगा और इस लाइन तक जा रही है, तो y की वैल्यू इस लाइन पर क्या है, y की वैल्यू x है, x, और x की लिमिट आप डिसाइड करेंगे तो ये 0 से लेकर ये पॉइंट 1 तक, क्योंकि इतना ही ये कवर करता है, तो 0 से 1, तो ये क्लियर हो गया 0 से 1, और वो आ भी रहा है। अब राइट साइड के इंटीग्रल में देखिए तो ये 0 से 1 ही आ रहा है x लिमिट्स, और ये तो फिर फंक्शन है, मैं इसको f ऑफ x लिख देता हूँ। ठीक है, ये dx dy, f ऑफ x कॉमा y लिखना है, dx dy। ठीक, अब हुआ क्या कि अब आप लिमिट मैच करिए, तो a की जगह पर 0 आ रहा है और b की जगह पर x आ रहा है, तो a की जगह पर 0 आ रहा है और b की जगह पर x आ रहा है, तो आपके लिए a ऑप्शन यहां पर सूटेबल है, a की जगह पर 0 और b की जगह पर x। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, a 0 हुआ और b x हुआ। तो ये तो आपको पता था कॉन्सेप्ट कैसे करना है, सारी बात पता थी इसके बारे में, बट एक पॉइंट की मैंने बात की थी कि जो गलती होती है, या हम खुद ही मन में जनरलाइज कर लेते हैं ऐसी चीज़ों को, कि चेंज ऑफ इंटीग्रल कुछ नहीं होता है, अगर y को x से रिप्लेस कर दूं तो आ जाता है चेंज ऑफ इंटीग्रल का आंसर। ऐसी जो बात कही मैंने अभी, ये अगर प्री अजम्पशन आप लेके जा रहे हैं, पहले से ही सोच रखा है अपने, या आपके मन में अपने आप ही आ गई ऐसी बात, एक दो एग्जाम्पल देखने के बाद, ऐसा एक दो एग्जाम्पल में होता है। पहले भी जब हमने बात की थी इस टॉपिक की, तो मैंने ये चीज़ बात बोली थी वहाँ पर कि ऐसा अजम्पशन आपको नहीं लेना है, पहले से कुछ नहीं सोच के जाना है, सॉल्व करना है प्रॉपरली, और जो भी रिजल्ट आएगा, क्योंकि देखिए अगर आप वो बात सोचते कि इंटरचेंज कर दो एक्स वाई को तो आंसर आ जाता है, तो वाई को अगर आप एक्स यहाँ लिखेंगे तो ये एक्स हुआ और 1 तो एज इट इज 1 रखा, तो ठीक है, ऐसा आपने सोच लिया, मान लीजिए ऐसा सोच लिया, तो ए एक्स आ गया आपके पास और बी 1 आ गया, ए एक्स और बी 1, ये डी ऑप्शन मैच कर गया, देखिए ठीक है, ये गलत है। तो ऑप्शन ना ऐसा दिया जाएगा जो आप कुछ ना कुछ सोचेंगे गलत तरीके से, तो वो ऑप्शन भी रहेगा ताकि आप करें गलत उस क्वेश्चन को, ऐसा चाहते हैं एग्जाम में। बट आपको जब तक सारी चीज पता नहीं होगी तब तक आप सही ऑप्शन तक कैसे जाएंगे। तो बिल्कुल आप ध्यान से सीखे कॉन्सेप्ट्स जो भी हम बात कर रहे हैं यहां पर, और ऐसे एजम्पशंस बिल्कुल भी ना लें, ठीक है। तो ये ए से बी दिया था, ठीक है। अब आप समझ गए कि फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू x है, ये रिजल्ट है। तो इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेशन आपको अच्छा लग रहा है बिल्कुल लाइक कीजिएगा, फर्स्ट टाइम आपने देखा है अगर किसी वीडियो को इस चैनल की, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना है, उससे आपको सारे वीडियोस टाइम टू टाइम अपडेट होते रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिएगा, बिल्कुल देखिएगा।
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा है, लेट आर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड एंड जेड क्यूब माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 1। एज्यूम दैट x and y are independent variables at x, y, z 2, -1, 1। ये पॉइंट आपको दिया हुआ है। इस पॉइंट पर द वैल्यू ऑफ डो आर बाई डो एक्स इज, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि डो आर बाई डो एक्स आपसे पूछा गया है और r का एक्सप्रेशन, यहाँ इक्वेशन लिखी है r की, और एक z और y और x में लिखा हुआ इक्वेशन इक्वल्स टू 1 करके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, ये क्वेश्चन ना गेट 2018 का क्वेश्चन है। गेट 2018 ये इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में पूछा गया था, ठीक है। कई लोग का देखा हुआ क्वेश्चन भी हो सकता है। तो गेट 2018 इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का क्वेश्चन है और पार्शियल डिफरेंशिएशन का बेहतरीन एकदम यूज हुआ है इसमें। तो देखते हैं कैसे। अब जो हमारा तरीका है वही जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, कैसे इसको हम सेट करेंगे अपने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में और उसके बाद हम इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे डो आर बाई डो एक्स के जो भी आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आर का डिपेंडेंसी देखिए, आर की डिपेंडेंसी एक्स वाई और जेड पर है, ठीक है। तो आर जो है वो डिपेंड करता है एक्स पर, वाई पर और जेड पर। ये तो आपने बना लिया, क्लियर। फिर लिखा है क्वेश्चन में एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। एक्स और वाई इंडिपेंडेंट हैं, मतलब ये किसी पर डिपेंड नहीं है। तो फिर कौन डिपेंडेंट है? अब बचा कौन? इस इक्वेशन में सिर्फ z ही एक डिपेंडेंट है, बाकी दो इंडिपेंडेंट हैं एक्स और वाई। तो हुआ क्या कि z ही डिपेंड करेगा किस पर? x पर और y पर। तो z की डिपेंडेंसी है x पर और y पर, ठीक है। ये क्लियर हुआ। तो ये हमारा एक पिक्चर बन गया कि इस तरीके से हम इसका एक्सप्रेशन लिखना होगा डो आर बाई डो एक्स का। तो लिखते हैं डो आर बाई डो एक्स। अगर मैं लिख रहा हूं डो आर बाई डो एक्स, तो मैंने क्या लिखा है कि आपको करना क्या है, r और x के बीच में, है ना। तो डो आर बाई डो एक्स अगर आपको लिखना है, अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x डायरेक्टली x से रिलेटेड है, यहां से आप देख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x, y और z के साथ r का रिलेशन दिया है। तो डो आर बाई डो एक्स आप अगर लिख रहे हैं तो आपको लिखना होगा डो आर बाई डो एक्स इंटू, और x का x के साथ तो कोई रिलेशन, क्या है रिलेशन? x तो x ही है और वो भी इंडिपेंडेंट है, तो उसका आप डिफरेंशिएशन लिखिए या मत लिखिए, इंटू 1 हो जाता है, कोई मतलब नहीं है। अब ये तो आपने लिख दिया, ठीक है, ये क्लियर हो गया आपके पास। और अगर आप करेंगे भी तो डो एक्स बाई डो एक्स या 1 आएगा, ठीक है, या पार्शियल नहीं, क्योंकि यह फुल भी कर सकते हैं, तो डी एक्स बाई डी एक्स 1 आएगा। फिर मैं यहां पर प्लस लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। फिर और क्या तरीका है, ये z के साथ और z से x तक जा सकते हैं। r से x जाना है, क्योंकि r से x जाना है, तो डो आर बाई डो z आपको लिखना होगा। तो डो आर बाई डो z, और फिर z भी x और y पर डिपेंडेंट है, तो यहां पर भी पार्शियल हम यूज करेंगे, तो डो z बाई डो x, ठीक है। इस तरीके से हमने लिखा है इसको, ठीक है। यहां भी लिख सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं थी, x से x का रिलेशन, तो वो 1 आता। अब डो आर बाई, ये पहले चाहिए आपको, डो आर बाई डो एक्स निकालना है। तो मतलब क्या हुआ कि इसमें आपको इस रिलेशन से, r का जो रिलेशन है वहां से आपको डो आर बाई डो एक्स फाइंड आउट करना है, डो आर बाई डो एक्स फाइंड आउट करना है। तो क्या आएगा देखिए, 2x ये आएगा। अब कई बार हुआ क्या कि इस क्वेश्चन में कई लोगों ने क्या गलती की कि पूछा है डो आर बाई डो एक्स और ये रहा एक्स वाई जेड का रिलेशन। तो यहां पर क्या हुआ कि डो आर बाई डो एक्स सबने यहां से निकाल दिया, तो 2x आ गया, ठीक है, और x को 2 पुट कर दिया, 2 2 4 रिजल्ट आ गया। 4 ही आंसर पुट करके आ गया, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था। तो 4 आंसर क्यों सही नहीं है? क्योंकि आप ध्यान से देखिए, इस r के जो रिलेशन में z भी एक वेरिएबल है, z भी एक वेरिएबल है जो xy पर डिपेंडेंट है, ठीक है। xy इंडिपेंडेंट है, ये मैं मानता हूं बात, बट z भी क्या है, हमारा एक डिपेंडेंट वेरिएबल है r की तरह ही, जो कि x और y पर डिपेंडेंट है इस रिलेशन से, ठीक है।
तो यहाँ पर वो तरीका जो अभी बताया मैंने वो सही नहीं है, तो आपको ये चीज़ भी लिखनी होगी, ठीक है। इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा टर्म यहाँ आ रहा है और ये पिक्चर से भी आपको क्लियर हो रहा है। तो 2x आ गया, और क्या चाहिए आपको, डो आर बाई डो जेड भी चाहिए। तो डो आर बाई डो जेड अगर आपको निकालना है, डो आर बाई डो जेड वो भी यहाँ से आ जाएगा, डो आर बाई डो जेड कितना -1 आएगा। तो डो आर बाई डो जेड अगर आप लिखेंगे तो ये -1 आ गया, क्लियर, -1 आया। पर डो जेड बाई डो एक्स लिखना है। अब डो जेड बाई डो एक्स लिखना है तो ये मैं हटा रहा हूँ, डायग्राम हटा देता हूँ, यहाँ पर लिखते हैं हम डो जेड बाई डो एक्स। तो डो जेड बाई डो एक्स आपके पास कैसे आएगा, उस इक्वेशन से आएगा जो सेकंड इक्वेशन है हमारी। सेकंड इक्वेशन है जेड क्यूब माइनस एक्स वाई, बिल्कुल आराम से कर रहे हैं, एंड तक देखिएगा बिल्कुल, प्लस वाई जेड प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 1, क्लियर। अब डो जेड बाई डो एक्स चाहिए मुझे, तो डो जेड बाई डो एक्स अगर चाहिए तो ध्यान से देखिएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, इसका करेंगे, इसका होगा तो आएगा 3z² और z का आया डो z बाई डो एक्स, क्लियर। x क्या है, इंडिपेंडेंट, y क्या है, इंडिपेंडेंट। और अब आप ध्यान से देखिएगा, z का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का अगर आप देखेंगे तो 1, तो y एज इट इज हो गया मेरे पास ये y, और yz तो यहां से मेरे पास क्या आएगा, y तो एज अ कांस्टेंट आप ट्रीट कर सकते हैं, z का आएगा डो z बाई डो x और y एज इट इज, और यहां पर y क्यूब तो एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा क्योंकि इंडिपेंडेंट है, 0 आया और ये भी 0 हो गया, तो बराबर 0 आ गया। यहां से हमारे पास क्या आया कि डो z बाई डो एक्स आप निकाल सकते हैं यहां से, तो डो z बाई डो एक्स अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा, डो z बाई डो एक्स इंटू ये कॉमन आएगा यहाँ पर 3z² प्लस वाई इक्वल्स टू वाई, और डो z बाई डो एक्स अगर आप लिखेंगे तो ये आपके पास आएगा y अपॉन 3z² प्लस वाई, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आपको करना क्या है कि ये आपको पुट तो करना है बट इस पॉइंट पर निकालना है, ये ध्यान रहे, इस पॉइंट पर निकालना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक वैल्यू रख रहा हूँ z और y की, तो y की वैल्यू अगर आप रखेंगे तो -1 है, तो इसकी वैल्यू देखिए -1 अपॉन 3z², तो z 1 है तो ये 3 हो गया, और y क्या है, -1 है, तो ये कितना आ गया, देखिए -1 अपॉन 2 हो गया। ये समझ आया कि y और z को मैंने क्या लिखा है, बस वैल्यूज रख दी यहाँ पर, तो ये वैल्यू आ गई न्यूमेरिकल, -1/2 आ गया मेरे पास, यानी कि ये जो फैक्टर आने वाला था वो -1/2 आया मेरे पास, ठीक। अब डो आर बाई डो एक्स अगर मैं निकाल रहा हूं और x को मुझे क्या लिखना है, 2 लिखना है, तो देखिए 2 2 = 4, ये हो गया 4, और ये माइनस माइनस प्लस 1/2, 4 + 1/2, या आप लिखेंगे 4 + 0.5, तो 4.5 आ जाएगा आपके पास, तो 4.5 आपका रिजल्ट होगा। ये आपको न्यूमेरिकली आंसर लिखना था, 4 आंसर नहीं होगा, ये बात हम कर चुके हैं, क्यों नहीं होगा, तो सही आंसर जो होगा वो है 4.5, ठीक है, 4.5 इसका करेक्ट आंसर था। तो एग्जाम के दिन ऐसे क्वेश्चन अगर आपको हैंडल करने हैं तो उसके लिए ना पहले एक बार अच्छे से एक अच्छे लेवल की प्रैक्टिस की जरूरत है। ये क्लियर हुआ होगा आपको, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं बिल्कुल कि आपको समझ आया, और लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करने से मुझे ये पता चल जाएगा पांचों क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, पांचों कॉन्सेप्ट जो हैं हमने बात करी क्वेश्चन के, रिपीटेड क्वेश्चन कुछ नहीं थे, कोई भी रिपीटेड क्वेश्चन नहीं था यहाँ पर, सारे क्वेश्चन जो थे हमारे क्या थे, एक दूसरे से अलग है और अपने आप में एक अच्छे क्वेश्चन हैं, वो एक एक पॉइंट को कंटेन करते हैं वो, तो आप बिल्कुल लास्ट तक वीडियो अगर देखें तो लाइक करके जाइएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेशन हम इसके बाद रखेंगे, थर्ड सेशन, और उसमें और अच्छे क्वेश्चन, अभी मैंने मैक्सिमम मिनिमा की क्वेश्चन की बात नहीं की है, 2 वेरिएबल इन मैक्सिमम मिनिमा की क्वेश्चन नहीं आए हैं, सारे क्वेश्चन आएंगे 1 by 1, आप देखते जाइएगा। नेक्स्ट सेशन होगा और उसके बाद एक MSQ सेशन होगा, उसको बिल्कुल आपको देखना ही है, ठीक है। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन का एक पूरा 5 से 6 क्वेश्चन में अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा, उसमें आप देखेंगे कि कैलकुलस में भी MSQ किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, ठीक है, जो पॉसिबल क्वेश्चन है, कोई भी आलतू फालतू तरीके से क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, एक तरीके से जो बन सकता है, जो पॉसिबिलिटी है वो उसकी बात करेंगे हम, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, ओके, थैंक यू।